प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जीके विद ए के अयान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास मौर्य साम्राज्य के पश्चात एक नए दौर में प्रवेश करता है, जिसे उत्तर मौर्य काल कहा जाता है। यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक विघटन, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और विदेशी प्रभावों के समागम का समय था। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर मौर्य काल की प्रमुख घटनाओं, राजवंशों, सांस्कृतिक उपलब्धियों और सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा इस ऐतिहासिक युग की गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस ऐतिहासिक काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया। ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान और बौद्ध धर्म पर इसका प्रभाव पड़ा। कण्व वंश शुंगों के पतन के बाद सत्ता में आया, किंतु कम समय के लिए सत्ता में रहा। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश एक मुख्य शक्ति के रूप में उभरा। इसमें व्यापार, कला और स्थापत्य का खूब विकास हुआ। यवन, शक, पर्शियन, कुषाण जैसे विदेशी शासकों का आगमन हुआ और भारतीय संस्कृति के साथ उनका समन्वय स्थापित हुआ। कुषाण वंश के समय, विशेषकर कनिष्क के शासनकाल में, बौद्ध धर्म और गांधार कला का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पे था। इस काल में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा और सह अस्तित्व देखा गया। समुद्री और स्थल व्यापार का खूब विकास हुआ और धातु मुद्राओं का प्रचलन भी बढ़ गया। प्रश्न संख्या 1। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल या डी चालुक्य। सही उत्तर है ए सातवाहन वंश। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गया। इस वंश ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। सातवाहन वंश के प्रमुख शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र थे। गौतमी पुत्र शातकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। दक्कन क्षेत्र में स्थिर शासन स्थापित करना, बौद्ध और हिंदू संस्कृति को संरक्षण देना, रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध बनाना इस वंश की प्रमुख उपलब्धियां थी, जिसके साक्ष्य हमें नानाघाट अभिलेख और इस वंश के सिक्कों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 2। कौन सा भारतीय मसाला पश्चिमी लोगों को अधिक प्रिय होने के कारण संस्कृत में यवन प्रिय कहलाता था? ऑप्शन ए इलायची, बी जायफल, सी लहसुन, डी काली मिर्च। सही उत्तर है डी काली मिर्च। प्राचीन भारत में काली मिर्च को यवन प्रिय, यूनानियों का प्रिय कहा जाता था, क्योंकि यह रोम सहित पश्चिमी देशों को निर्यात होने वाला सबसे लोकप्रिय मसाला था। इसका संस्कृत नाम यवन प्रिय और कृष्ण मृच है। यवन प्रिय शब्द यवन यूनानी से बना है। इसका मूल स्थान केरल का मालाबार तट है। प्लिनी के लेखों में इसका उल्लेख मिलता है। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में निर्यात किया जाता था। अन्य मसालों में इलायची को एला तथा जायफल को जातिफल कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा उद्योग मौर्योत्तर काल के उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, बी चमड़े का सामान बनाने का उद्योग, सी मृत भांड उद्योग या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चमड़े का सामान बनाने का उद्योग। इसकी व्याख्या में देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में चमड़े का सामान बनाने का उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे सैनिक उपकरण, जूते, घोड़े का साज सामान
और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनती थी। चमड़े का उपयोग सेना के लिए जूते और उनके घोड़ों के जीन तैयार करने के लिए किया जाता था। व्यापार में भी चमड़े के सामान की बहुत अधिक मांग थी। ऐतिहासिक स्रोत मनुस्मृति में चर्मकारों का उल्लेख मिलता है। चमड़ा उद्योग से संबंधित तथ्यों में हम देखते हैं कि चमड़ा शिल्पी चर्मकार कहलाते थे। इस समय के अन्य उद्योग वस्त्र व मृदभांड उद्योग थे, जो कि कम प्रचलन में थे। इस उद्योग की मुख्य विशेषता यह थी कि सैन्य व नागरिक दोनों कार्यों में यह उपयोगी उद्योग था। प्रश्न संख्या 4, खारवेल का हाथी गुम्फा लेख किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी ओडिशा। इसकी व्याख्या के अंतर्गत खारवेल का प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ियों के बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस अभिलेख के मुख्य बिंदुओं में हम देखते हैं कि इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें कलिंग के महान राजा खारवेल का उल्लेख है। इसका विषय सामग्री कलिंग की विजय और लोक कल्याणकारी कार्य है। इससे संबंधित तथ्यों में हम देखते हैं कि हाथी गुम्फा का अर्थ है हाथियों की गुफा। यह एक प्राकृतिक गुफा समूह है। नंबर 2, अभिलेख का जो समय है वह लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व है। और नंबर 3 में हम देखते हैं कि खारवेल का जो धर्म था वो जैन धर्म था। प्रश्न संख्या 5, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन ए टेसियस, बी प्लिनी, सी टॉलमी या डी स्ट्रैबो। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी रोमन साम्राज्य और पूरी दुनिया के बीच समुद्री व्यापार की परिस्थितियों का वर्णन करने वाली एक पुस्तक का नाम है। लेखक विलियम एच शॉफ एक यूनानी व्यापारी या एक यूनानी नाविक था। पेरिप्लस एक प्राचीन नौकायन दस्तावेज है जो ग्रीक शब्द चारों ओर नौकायन से बना है, जिसमें समुद्री यात्रा के मार्ग, बंदरगाहों और तटीय स्थलों का विवरण होता था। प्रश्न संख्या 6, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी कनिष्क। सही उत्तर है ए खारवेल। इस अभिलेख की व्याख्या में हम देखते हैं कि यह अभिलेख कलिंग के शासक खारवेल के जीवन और शासन काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इस अभिलेख से संबंधित तथ्यों में हम देखते हैं कि खारवेल ने कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अभिलेख में मगध पर आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी खारवेल का वर्णन है। प्रश्न संख्या 7, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक, बी हुइष्क, सी मेनेंडर या डी कनिष्क। सही उत्तर है डी कनिष्क। व्याख्या में हम देखते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से जुड़े थे। कनिष्क के शासनकाल, जो कि प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी में था, अश्वघोष ने महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों में बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद शामिल है, जो संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक उदाहरण माने जाते हैं। कनिष्क के संरक्षण में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें अश्वघोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक मौर्य काल से, हुइष्क कुषाण शासक और मेनेंडर इंडो ग्रीक शासक था। इनमें से कोई भी
अश्वघोष के समकालीन नहीं था। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय या डी खारवेल। सही उत्तर है डी खारवेल। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं कि कलिंग के शासक खारवेल जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। ओडिशा के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, जैन मुनियों के लिए गुफाएं बनवाई और धार्मिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया। प्रश्न संख्या 9, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी पुलभावी द्वितीय, सी सिमुक या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी सिमुक। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक था। पुराणों के अनुसार उसने कण्व वंश के अंतिम शासक को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। सातवाहन वंश का स्थापना काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि आधुनिक पैठन के नाम से जानी जाती है, इसका उल्लेख मत्स्य पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सिमुक के बाद उसके भाई कृष्ण ने शासन को संभाला। सातवाहनों ने दक्कन में प्रथम स्थायी राज्य स्थापित किया। सातवाहन शक्तिशाली थे परंतु संस्थापक नहीं। प्रश्न संख्या 10, मिलिंद पन्हों का संबंध है? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, बी यूक्रेटाइडस, सी हेलियोक्लेज या डी मेनेंडर। सही उत्तर है डी मेनेंडर। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं कि मिलिंद पन्ह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो यूनानी भारतीय शासक मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए धार्मिक संवादों का संकलन है। ऐतिहासिक संदर्भ के महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं कि मेनेंडर एक इंडो ग्रीक शासक था जिसने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। विषय वस्तु के अंतर्गत बौद्ध दर्शन, कर्म और निर्वाण पर चर्चा है। मेनेंडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर इसकी प्रमुख विषय वस्तु है। मिलिंद पन्ह किस भाषा में है? पाली भाषा में। मेनेंडर की राजधानी कहाँ थी? शाकल, जो कि आधुनिक सियालकोट पाकिस्तान में है। इस ग्रंथ का महत्व क्या है? बौद्ध धर्म और यूनानी दर्शन का संवाद। मिलिंद पन्ह को मेनेंडर के प्रश्न भी कहा जाता है और यह थेरवाद बौद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में सबसे पहले कौन सा राजवंश उभरा? उत्तर है शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी।